नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। आज गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के, ये जो कि हिंदू धर्म के महान रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थे ऐतिहासिक काल, उससे पहले हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल, उससे पहले पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर पढ़ें। ऐतिहासिक काल का हम भाग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। इसके अंतर्गत हमने वैदिक काल पढ़ा था, महाजनपद काल पढ़ा था, उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़े थे, उसके बाद मगध काल को पढ़ा था, मौर्य काल को पढ़ा था, उसके बाद उत्तर मौर्य काल को पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखे हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल को, जो कि किस क्षेत्र में फैला था तथा कौन कौन से राजा हुए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री गुप्त 240 एडी में 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और महाराजा की उपाधि धारण की। जो श्री गुप्त थे ना, उन्होंने लगभग 240 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना करते हैं और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद इनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठता है, वो भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। अगला हमारे शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, वो घटोत्कच के पुत्र थे। इस गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है ना, इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सीमाएं बहुत तेजी से गुप्त वंश की बढ़ाई। पहले जो गुप्त वंश था श्रीगुप्त द्वारा स्थापित, वो मगध के आसपास के क्षेत्र में ही सीमित था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 319 एडी में गद्दी पर बैठा और इस उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की। 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और उसी टाइम एक गुप्त संवत चलाते हैं। इसका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। जो कुमार देवी होती हैं लिच्छवी की राजकुमारी, उनके साथ इनका विवाह होता है। और ये रही इनके द्वारा चलाई गई मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। संन्यास लेकर अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासन सौंप दिया। इन्होंने संन्यास लिया और अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासन सौंपा। इससे पहले, इस समुद्रगुप्त से पहले इनका एक पुत्र कांच होता है, वो गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। समुद्रगुप्त यह अपने को लिच्छवी का दौहित्र कहता था। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है। उसी का ये पुत्र कुमार देवी का होता है, जो लिच्छवी की राजकुमारी, तो अपने आप को लिच्छवी का दौहित्र कहता है, मतलब लिच्छवी का नाती अपने आप को कहता है। कांच समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था। जो कांच समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था, जो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धि की चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति है ना रचना, उसमें इसकी वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं, जो समुद्रगुप्त के विदेश सचिव और सेनापति थे। जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है ना, वो समुद्रगुप्त के विदेश सचिव और सेनापति के रूप में कार्यरत थे। इस प्रशस्ति में वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कर अश्वमेध यज्ञ किया। जो ये समुद्रगुप्त होता है ना, ये उत्तर भारत में 9 राजाओं को पराजित करता है और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित करके अश्वमेध यज्ञ करता है और चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। उत्तर भारत के 9 राजा कौन कौन से थे? रुद्रदेव, मत्तेल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। 12 दक्षिण भारत के 12 राजा कौशल के महेंद्र और मंटराज, स्वामीदत्त, एंडरपल, विष्णुगोप, नीलराज, हस्तिवर्मा, उग्रसेन, कुबेर, धनंजय, व्याघ्रराज और महेंद्रगिरी, ये दक्षिण भारत के राजा थे। इस विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
यह उपाधि अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने दी है। जो अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ है ना, वो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहकर पुकारते हैं। अभी नेपोलियन के बारे में जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो उसमें नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे नेपोलियन पूरे यूरोप पे लगभग अपना एकाधिकार कर लेता है और आगे चलकर रूस में वो पराजित हो जाता है। उसके बारे में हम विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त कवि व संगीतज्ञ था। इसकी उपाधि कविराज भी थी। जो समुद्रगुप्त था ना, वो कवि और संगीतज्ञ था। इसने एक उपाधि कविराज भी धारण की थी। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रों का अंकन भी मिलता है। जो इसने सिक्के चलाए थे ना, उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता पराक्रमांक की उपाधि धारण की। जो इसने अश्वमेध यज्ञ किया था ना, आपको बताया अभी, उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करके अश्वमेध यज्ञ करता है और चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। उसके बाद अश्वमेधकर्ता पराक्रमांक की उपाधि धारण करता है। चलिए हमारा ये जो समुद्रगुप्त था, इसके टाइम पे जो गुप्त साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा भाग में फैला था। ये आप देख सकते हैं चित्र में। ये समुद्रगुप्त के समय में लगभग पूरा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में भी इसका लगभग कब्जा हो गया था। ये इस समुद्रगुप्त के टाइम पे ये गुप्त साम्राज्य कुछ इस प्रकार था। और समुद्रगुप्त महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने सबसे ज्यादा भारत पे गुप्त साम्राज्य की पताकाएं फहराई। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के ये हैं। चलिए अब आगे अगले शासक, अगला हमारा शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारे इतिहास में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दो ही मेन राजा थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की पताकाएं बहुत तेजी से और बहुत दूर दूर तक फैलाई थी। इसी समुद्रगुप्त के राज्य को विस्तृत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय आगे बढ़ाता है। इसको देवराज, देवश्री और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने देव के रूप में सारी उपाधियां धारण कर रखी थी। ये जनता का ज्यादा ही हित रखता था, जनता के कल्याण के लिए ही सारे कार्य इसने किए थे। इसका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ हुआ। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक वंश में किया था, क्योंकि उस टाइम बकाटक वंश गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो इसने बकाटक वंश में गुप्त साम्राज्य के साथ अब सीमाएं लगती थी और वहां से संधि करके शादी किया और वहां से संधि हो गई, तो इसे अपने साम्राज्य पे आक्रमण का खतरा भी कम हो गया। इसके मालवा और गुजरात के शकों को पराजित कर शकों को भारत से का दमन किया और शक राजा रुद्र सिंह तृतीय का अंत कर दिया और शकारी विक्रमादित्य की उपाधि की। इसी ने हमने पिछले वीडियो में भी देखा था ना, शकों का पूर्ण दमन यही चंद्रगुप्त द्वितीय करता है और शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और भारत से शकों का समूल अंत कर देता है। शक की विजय की चर्चा विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त और ध्रुव देवी की चर्चा मिलती है। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई होता है। इसने बंगाल पर विजय की और इस जीत के उपलक्ष्य में महरौली का लौह स्तंभ बनाया है। जो दिल्ली में महरौली का विजय स्तंभ जो स्थापित है ना लौह का, ये इसी के द्वारा बनवाया गया था। अब महरौली के लौह स्तंभ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन लगभग 3 टन है। इसमें चंद्र नामक शासक की चर्चा है। जो महरौली का लौह स्तंभ है, इसमें चंद्र नामक एक शासक की चर्चा है। इसे दिल्ली में 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाया। जो अनंगपाल राजा होता है ना, वो इसे दिल्ली लाकर स्थापित करवाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाई गई कुछ मुद्राएं हैं। ये महरौली का लौह स्तंभ है जो कुतुब मीनार परिसर में स्थापित वर्तमान में है। चलिए अब आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और देखते हैं। इसके समय में फायान भारत आता है। जो फायान होता है ना, वो इन्हीं के समय भारत आता है।
फायन के अनुसार बौद्ध स्थल उजड़ी हुई अवस्था में थे और विनिमय के लिए कौड़ी का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। जो फायान था वो लिखता है कि खजाना लगभग खाली हो चुका था, उसमें सोने चांदी की कमी हो गई थी, तो विनिमय के लिए कौड़ी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे युद्ध किए थे जिसमें सारा सोना लगभग खत्म हो चुका था। फायान ने स्पर्श जाति चांडाल की भी चर्चा की है। जो फायान होता है ना, वो एक चांडाल के बारे में भी लिखता है। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके विवरण निम्न है। अब चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 रत्न की कहानियां सुनते हैं ना, वो 9 रत्न कौन कौन थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसको देखते हैं। पहले हमारे होते हैं कालिदास, ये संस्कृत के महाकवि होते हैं। बारामिहिर, ये खगोल वैज्ञानिक होते हैं। धन्वंतरी, ये आयुर्वेदाचार्य होते हैं। बरुरुचि, व्याकरण शास्त्री होते हैं। अमर सिंह, ये संस्कृत के विद्वान और बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। बेताल भट्ट, ये तांत्रिक होता है। शंकु, ये ज्योतिषाचार्य होते हैं। अगले हैं छपड़क, ये नीतिज्ञ होते हैं। और घट खरपर, ये कवि होते हैं। 9 रत्नों से दमकता था विक्रमादित्य का दरबार। जो विक्रमादित्य है ना, इनके दरबार में 9 रत्न होते थे जो इसे सही नीति की शिक्षा देते थे, इसीलिए इसे बहुत अच्छा राजा माना जाता है। और इसे इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी इसी के समय प्रसिद्ध किया गया था, क्योंकि ये 9 महान विद्वान थे जो नीति और न्याय की शिक्षा तथा धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देते थे। और इसी के समय हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा पताका फैली तथा हिंदू धर्म विदेशों तक में फैलना प्रारंभ हो गया था। चलिए अब आगे और हमारे राजा होते हैं कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर के अभिलेख में इनकी उपलब्धि की चर्चा है। जो मंदसौर का अभिलेख है ना, ये रहा मंदसौर का अभिलेख। ये मंदसौर के अभिलेख में इनकी चर्चा देखने को मिलती है। मंदसौर के अभिलेख का लेखक बत्सवट्टी है। जो बत्सवट्टी है ना, वो मंदसौर अभिलेख है ना, उसके लेखक हैं। सभी गुप्त राजाओं में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के हैं। जो सभी गुप्त राजा है ना, उसमें सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इसी के समय हुआ, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। यह शैव धर्म का अनुयायी था, इसी कारण इसने मयूर शैली का सिक्का चलाया था। ये रहा इनके द्वारा चलाया गया सिक्का। इन्होंने शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भगवान शिव को अत्यंत मानते थे और मयूर शैली के सिक्के चलवाते हैं। अगला हमारा राजा स्कंदगुप्त होता है। इसकी उपलब्धियों की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में है। जो इनकी उपलब्धि है ना, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें हमने पढ़ा था ना, जो सुदर्शन झील, वो इन्हीं का अभिलेख में इनका नाम फिर से मिलता है। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत पुनः कराई थी। हमने देखा था ना पिछले वीडियो में कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य झील को बनवाता है, उसके बाद पुनः उसका निर्माण होता है, उसके बाद पुनः स्कंदगुप्त द्वारा उसका निर्माण कराया जाता है। इसकी मरम्मत के अधिकारी पाणदत्त व उसका पुत्र चक्रपालित थे। इसके जो मरम्मत के अधिकारी पाणदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित होते हैं। और अन्य एक पॉइंट देख लेते हैं, भानुगुप्त जो है ना, उनका एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिला है ना, उसमें सती प्रथा की चर्चा की है कि स्त्रियों का सती प्रथा इस टाइम प्रारंभ हो चुका था। चलिए अब आगे नालंदा यूनिवर्सिटी का वर्तमान में स्थित ब्यौरा देख लेते हैं। वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी किस प्रकार की दिखती है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो वर्तमान में कुछ इस प्रकार से दिखती है। इस टाइम ये खंडहर रह गया है। ये रहा नालंदा यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं आप, ये बनी हुई है बिहार में। ये नालंदा यूनिवर्सिटी अब अवशेष के रूप में उपस्थित है। चलिए अब आगे अभी और गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राजाओं की चर्चा की थी, तो जिसमें इसके बीच बीच में कुछ राजा थे ना, वो छूट गए थे, उनको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में उनसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं राजाओं को केवल हमने कवर किया था, लेकिन वंशावली में हम सारे राजाओं को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त आते हैं। श्रीगुप्त स्थापना करते हैं और ये 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग
240 या 250 ईस्वी के, इसका समय कहीं कहीं निश्चित भी नहीं है, तो इसलिए 240 या 250 के आसपास ये स्थापना ईस्वी में करते हैं। अगला राजा घटोत्कच होता है, ये 280 या 290 में, इसका समय नहीं कहीं मिलते हैं, जो बहुत डाउट रहता है इसके समय में, और 319 ईस्वी में तक रहता है। अगले राजा चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं 319 से 335 ईस्वी तक। अगले समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। अगले रामगुप्त 375 ईस्वी में, केवल थोड़े समय के लिए रहते हैं, अभी हमने बताया ना। रामगुप्त और देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, उसमें रामगुप्त की चर्चा है ना, वो रामगुप्त चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना यहाँ पे, इनके बड़े भाई होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं राजा। और अगले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। अगले कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। अगले स्कंदगुप्त 455 से 467। पुरुगुप्त 467 से 473। कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476 ईस्वी। अगला बुद्धगुप्त 476 से 495 ईस्वी। इन्हें बुद्धगुप्त इसलिए भी कहा जाता है, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे कार्य भी किए थे। नरसिंह गुप्त या बालादित्य, ये 495 से 530 ईस्वी तक। कुमारगुप्त तृतीय 530 से 540 ईस्वी तक। अगले विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी तक। विष्णुगुप्त को ही कहीं कहीं पे आखिरी राजा के रूप में देखा जाता है, पर भानुगुप्त आखिरी राजा माने जाते हैं कहीं कहीं, तो भानुगुप्त का जो समय है वो निश्चित नहीं है। विष्णुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त 550 ईस्वी में बनते हैं। उसके बाद भानुगुप्त का समय कुछ निर्धारित नहीं है। जो विष्णुगुप्त है वहीं तक गुप्त काल का मेन माना जाता है। उसके बाद गुप्त काल का पतन प्रारंभ हो जाता है, तो गुप्त साम्राज्य लगभग छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके बाद सामंती काल आएगा, उसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये गुप्त काल के जो सामंत होते हैं ना, वही सामंती व्यवस्था को स्थापित आगे करेंगे। विष्णुगुप्त के बाद लगभग गुप्त काल समाप्त हो जाता है। चलिए अब आगे गुप्त साम्राज्य का पतन, जो गुप्त साम्राज्य का पतन होता है विष्णुगुप्त के बाद में, वो देखते हैं क्यों होता है। हुणों के निरंतर आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का मेन पतन होता है। उसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष भी कहीं कहीं बताते हैं, लेकिन मेन कारण हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि उस टाइम योग्य शासक नहीं होते हैं जो हुणों को बराबर टक्कर दे पाए, और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब इनके हुणों के बारे में एक बार देख लेते हैं। हुण कौन थे? हुण मध्य एशिया के खानाबदोश जनजाति थे। जो मध्य एशिया है ना, वहाँ की खानाबदोश जनजाति होती है। हुणों के प्रथम राजा तिगिन था। इसने गांधार में अपने राज्य की स्थापना करता है। जो तिगिन होता है ना, वो गांधार में अपने राज्य की स्थापना करता है। हुणों का राज्य फारस से खेतान तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी बामियान अफगानिस्तान थी। जो अफगानिस्तान में बामियान है ना, वहाँ पर इनकी राजधानी होती है। हुणों का प्रसिद्ध राजा तोरमाड़ और मिहिरकुल था। जो दो राजा है ना, तोरमाड़ और मिहिरकुल, ये हुणों के प्रसिद्ध राजा होते हैं। तोरमाड़ जैन धर्म का अनुयायी व मिहिरकुल शैव धर्म का अनुयायी था। जो तोरमाड़ है ना, वो जैन धर्म को मानने वाला होता है, तथा मिहिरकुल शैव धर्म का अनुयायी होता है। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। मिहिरकुल होता है वो शैव धर्म का अनुयायी होता है। जो मिहिरकुल इसीलिए बौद्ध धर्म में उसे घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक के रूप में तथा क्रूर शासक के रूप में बताया गया है। मिहिरकुल को यशोवर्धन होता है ना, उसके द्वारा इसे पराजित किया जाता है। प्रथम हुण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ, पर स्कंदगुप्त उस समय इस आक्रमण को रोक लेते हैं, तथा आगे वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो हुणों के आक्रमण को रोकने में अक्षम हो जाती हैं, तथा जो गुप्त साम्राज्य होता है ना, उसका निरंतर पतन होता चला जाता है। इसी के साथ ये गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है, तथा अगले वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड धर्म, धार्मिक, आर्थिक स्थितियां देखेंगे, तथा आज जो गुप्त काल की जो रचनाएं हैं ना, उनको एक बार देख लेते हैं। गुप्त कालीन रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। पहले हमारे रचनाकार हैं कालिदास। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम।
मिक्रोमर्सियम, ये है इनकी कालिदास की रचनाएं। अगले हैं हमारे विशाख दत्त, इनकी मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। अगले अमर सिंह, इनकी अमरकोश है। शूद्रक की मृच्छकटिकम है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। बादशाहन की कामसूत्र है। कामंदक की नीतिसार। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। भट्टी की भट्टी काव्य। चरक की चरक संहिता। भारवी की किरातार्जुनियम। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत और बुद्ध घोष की विसिद्ध मग्नम। ये रचनाएं हैं जो यहाँ के गुप्त काल के रचनाकार और उनकी रचनाएं रहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।